नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत पाक के बीच संघर्ष विराम का ऐलान होते ही कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व की याद दिला दी। पोस्ट डालकर इशारों में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद तो देश में आतंकवाद बढ़ा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म करने का काम किया। इसको लेकर सियासी संग्राम जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। भारत पाक संघर्ष विराम, कांग्रेस का तंज। इंदिरा की दिलाई याद, भड़के महेंद्र भट्ट। सीज फायर के बाद सीमा पर खामोशी। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी। 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को नष्ट करने की कार्रवाई के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। 10 मई को दोनों देश संघर्ष विराम पर राजी हो गए, जिसके बाद कांग्रेस ने संकेतों में पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया में इंदिरा गांधी की तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि पूर्व पीएम ने पाकिस्तान को 71 के युद्ध में 2 टुकड़ों में बांटकर करारा सबक सिखाया था। कांग्रेस नेताओं की निशाना साधती पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद तो देश में आतंकवाद बढ़ गया, जिसके बाद देश में कई बड़े आतंकी हमले हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने और दुर्दांत आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के बाद आम नागरिक इस संघर्ष की बलि न चढ़े, इसके लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर को मान लिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि महेंद्र भट्ट को इतिहास का ज्ञान ही नहीं, तभी वो ऐसा बयान दे रहे हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल से आज तक जितनी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, मोदी जी ने उनको करारा जवाब दिया और सारे आतंकवादी कैंप जो पाकिस्तान के अंदर थे उनको ध्वस्त कर दिया। ऐसे ऐसे आतंकवादी मारे गए जिसके को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ की सेना को जाना पड़ा। तो आप कल्पना करिए वो आतंकवादी पाकिस्तान के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो आज मैं कह सकता हूँ देश के अंदर शांति बनी रहे। देश के प्रधानमंत्री भारतीय नहीं, विश्व की शांति के पोषक हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि कल 3 दिन के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादी जो कैंप तो उजाड़े गए। महेंद्र भट्ट को इतिहास का पढ़ाई करनी चाहिए। महेंद्र भट्ट जी कुछ भी उल जलूल बातें करते थे। पूरा देश, मैंने कहा, सोशल मीडिया इस समय इंदिरा गांधी की यादों से भरा हुआ, इंदिरा गांधी जी की उन स्मृतियों से भरा हुआ है जब निक्सन उनको फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने उनका फ़ोन नहीं लिया। इंदिरा गांधी जी ने देश के साहस को, देश के सम्मान को जिस प्रकार से बढ़ाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को घुटनों के बल बैठा करके 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया। मेरे ख्याल से महेंद्र भट्ट जी ने पढ़ा नहीं होगा, शायद इतिहास के वो छात्र रहे नहीं रहे, लेकिन ये राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। इंदिरा जी से तुलना करना आसमान पर थूकने के बराबर। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुए भारत पाक संघर्ष के बाद 10 मई की शाम अचानक संघर्ष विराम से लोगों के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इंदिरा गांधी की याद दिलाकर जनता को बता रही है कि पाकिस्तान से निपटने की कुव्वत तो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी में ही रही। ऐसे में तिलमिलाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखना होगा कि भारत पाक में संघर्ष विराम के बाद बीजेपी कांग्रेस में छिड़ा सियासी संग्राम कितना जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। रतूड़ी जी का बहुत स्वागत है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी का बहुत स्वागत है। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, दीपक जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं इस चर्चा में। अरुण जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, अब इस पर रार मची है कि ये विराम क्यों हुआ, युद्ध वाला जो स्थिति बन रही थी उस पर सीज फायर क्यों लिया, और इंदिरा जी से तुलना करना आसमान में थूकने के बराबर है। आप कैसे देख रहे हैं इस सियासत को? देखिए, जब भी किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध होता है जी, तो वो किसी न किसी अंजाम पे तो पहुंचता है।
निश्चित तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ने का मतलब दोनों देशों का व्यापक नुकसान। आज भले ही, क्योंकि हम सारे के सारे जो मीडिया है, क्योंकि ये युद्ध था, इसलिए निश्चित तौर पर हम वो खबर चला रहे थे जो सरकार चाह रही थी। तो इसके बाद जब अब खत्म हो गई ये चीजें, तो उसके बाद बहुत सारे पहलू सामने आएंगे इस युद्ध के। वो भी सामने आएगा कि हिंदुस्तान का कितना नुकसान हुआ है, ये भी सामने आएगा धीरे धीरे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है या कितने लोग मरे हैं। ये सब चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। और दूसरी चीज देखिए, जब भी कोई प्रधानमंत्री रहेगा उसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, किसी एक दल का नहीं। उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन परिस्थितियों से निपटने की रहेगी। इंदिरा जी के समय में जो परिस्थिति थी उन्होंने उससे निपटा। आज की जो परिस्थिति है वो उसमें आज उस तरीके से निपटा जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो तब भी था जब हमने परमाणु विस्फोट किया था अटल जी के समय में, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन वो परमाणु विस्फोट हुआ, हमारे ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध भी लगे। तो देखिए, जब जब जो प्रधानमंत्री होता है तो वो समय काल परिस्थिति को देखकर निर्णय लेता है, और वो अपना निर्णय नहीं होता, पूरे मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, उसके पीछे सारे रणनीतिकार जो होते हैं सरकार के, उनका निर्णय होता है। तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की होती है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। जी सुनील भाई। ठीक है, सुरेंद्र अग्रवाल जी, हर परिस्थिति से निपटने के लिए हर तरह के उस शासक को, जो प्रधानमंत्री होगा, उसे आगे आकर ही निर्णय लेने होंगे। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि तुलना नहीं होनी चाहिए, और जो इंदिरा जी ने 2 टुकड़ों में बांटा था, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में क्यों नहीं बांटा? देखिए, तुलना तो हो ही नहीं सकती जी। कहाँ इंदिरा जी, कहाँ मोदी जी। अरे मोदी जी तो स्वयं कहते थे कि जब गलवान वैली हुई तो क्या कहा था गलवान की घटना पे, हमारे 20 नौजवान मार दिए गए कि एक के बदले 20 सर लाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कह रहे थे अब तो हम POK को लेकर आएंगे, वहीं जाकर रुकेंगे। और हमारे मीडिया के साथियों ने तो कहीं इस्लामाबाद में कब्जा दिखा दिया था, कहीं लाहौर में कब्जा दिखा दिया था, कहीं कराची में कब्जा दिला दिया था। कुछ लोग तो प्लॉट खरीदने चले गए थे वहां पर। ऐसा मीडिया में हाइप बनाया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी लंबी चौड़ी बैठकें करी, कैबिनेट की बैठक करी और सर्वदलीय बैठक करी, उसमें स्वयं नहीं आए। और तीनों सेना अध्यक्षों को बुलाकर बड़ा सुंदर सा मफलर कहें या साफा कहें गले में डाला था, क्योंकि सुंदर कपड़े पहनने का तो माननीय प्रधानमंत्री जी को शौक है। और हम सब कायल हैं, पूरा देश कायल है, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, हर घंटे कपड़े बदल देते हैं। तीनों सेना अध्यक्षों को बैठ के, रक्षा मंत्री को बैठ के, गृह मंत्री के साथ बैठकर बैठक करी और सीधे बिहार चुनाव की रैली में चले गए। और उनका सुंदर मफलर देखकर तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जैसे वो पुलवामा की घटना पर लिपस्टिक पाउडर तो नहीं लगाया, बाकी पाउडर जरूर लगाया था, और कैसे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और वैसे ही सुंदर मफलर पहना, बैठक करी और सीधा बिहार की रैली में चले गए। अरे भैया, और वहां जाकर किसको कोस रहे हैं? गोवा में चले गए, कर्नाटका चले गए, केरला चले गए, और किसको कोस रहे हैं? विपक्ष को कोस रहे हैं। जब पूरे देश एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री जी से कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, उस मौके पर भी केरला में जाकर प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को कोस डाला। अरे प्रधानमंत्री जी, जब युद्ध का संकट हो, दुश्मन से लड़ने की बात, अब ये बात तो पुरानी हो गई सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो आपने जितनी बताई। अब नई बात ये है इसमें कि सीज फायर हुआ है। सुनील सिंह जी, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप विपक्ष को मौका नहीं देंगे। नहीं सर, पूरा है। मैं अभी तात्कालिक चीजों पर आपसे चर्चा चाह रहा हूँ। तात्कालिक घटना है तो आप सोशल मीडिया में पढ़िए ना। आप राजनाथ सिंह जी के बयान पढ़ लीजिए ना, कहा था POK हम अपने कब्जा करके लौटेंगे, और क्या किया वहां पर। और अंकल सैम ने फोन कर दिया, अंकल सैम ने पहले घोषणा कर दी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीज फायर हो रहा है। पहले उन्होंने घोषणा कर दी, प्रधानमंत्री को पता नहीं है, उनकी घोषणा हो गई। ये कितना शर्मनाक बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिमला समझौता, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों देश आपस में मिल बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा अपनी समस्याओं को, अपने झगड़ों को निपटाएंगे। हमने तीसरे पक्ष को, अंकल सैम को कह दिया, आ जाइए, हमारा फैसला कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात,
कि उसको IMF से लोन मिल गया, IMF से, और उस लोन का विरोध नहीं कर पाई। ये याद अंकल करिए, सैम इंदिरा सैम जी ने पित्रोदा है क्या? सुनील सिंह जी, अंकल सैम ट्रम्प हैं, आप भी जानते हैं, आप तो बहुत जागरूक नहीं, पत्रकार हैं। अंकल सैम आप तो चौथे सैम पित्रोदा को ये लोग कोट करते थे। आप तो चौथे स्तंभ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जी सर। आपको पता है मैं अंकल सैम किसको बोल रहा हूँ? अंकल सैम उन्हीं को बोल रहा हूँ जिन्होंने IMF से पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए लोन दिला दिया और 9% जो है टैरिफ में कम करवा लिया, नो टैरिफ। और ऐसा धमकाया, लगता ये है कि मोदी जी के जो दोस्त हैं जिनकी पेच फंसा हुआ है वहां पर, अडानी जी का, उसको बचाने के लिए राष्ट्रहित को परे कर मोदी जी ठीक है सर, ठीक है। मैं दीपक रावत जी आपके पास आ रहा हूँ, समझौता करा ठीक दिया है। गया है। और रहा सुरेंद्र सर ने जो बात कही, अंकल सैम कहेंगे तो सर उसको क्लियर करके बताइए ताकि हर एक व्यक्ति समझ पाए कि किसके लिए कह रहे हैं। आप तो सर हम तो समझ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। वो ये समझेंगे सैम पित्रोदा के लिए बोल रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है सर, आप मेरे से, दुनिया भी जानती है अंकल सैम कौन है। ठीक है सर, अंकल सैम वही है। दीपक रावत जी आपकी टिप्पणी जल्दी से, फिर मैं RP रतूड़ी जी के पास जाऊंगा जल्दी से। सुनील जी, निश्चित रूप से जो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में बदले हैं, ये जो कश्मीर के मामले में, तो इसमें निश्चित रूप से कुछ प्रश्न तो सत्ता पक्ष के ऊपर उठते हैं कि किसके कहने पर यह समझौता किया गया। समझौता है भी नहीं, क्योंकि डीजीएमओ ने बात करी है। अगर अरुण जी करे, ये तो युद्ध भी नहीं है, अगर मैं सही कहूं तो ये अघोषित युद्ध था, युद्ध की परिभाषा में नहीं आ रहा कहीं। और दूसरी बात, पीओके पे हम जाने वाले हैं, पीओके को हम अपने अधिकार क्षेत्र में लेने वाले हैं, ये बातें भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बोली गई और स्वयं रक्षा मंत्री जो हमारे रक्षा मंत्री द्वारा बोली गई। और जब 370 की बहस हो रही थी, तब गृह मंत्री जो हमारे गृह मंत्री थे अमित शाह, उन्होंने कहा था कि पीओके हमारा था, है और रहेगा, और हम इसे लेके रहेंगे। अब सवाल ही उठता है सुनील जी कि इतने अच्छे मौका, इससे अच्छा मौका शायद इतिहास में कभी मिला ना हो भारत को पीओके को लेने का। और इतना अच्छा मौका अगर गवाया है भारत ने, तो इसका जवाब तो सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सत्ता पक्ष 1971 की हो, 1965 की हो, कारगिल के युद्ध का सारा, अगर हमारा जितनी हमारी सेनाएं बढ़ गई थी और उसके बाद तो पीछे हुई है, उसका ठीकरा पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर फोड़ती हुई आई है, तो यदि अगर पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम बदला है और भारत बैकफुट पे आया है, संघर्ष विराम को स्वीकार करा है, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, जनता को देना पड़ेगा, पूरे भारत को देना पड़ेगा। भाई रतूड़ी जी जवाब दीजिए, रतूड़ी जी जवाब दीजिए, इसमें क्या गलत है? सुनील जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि देश की सफलता पर मेरे कांग्रेस के साथी प्रश्न चिन्ह खड़ा करें और इतनी बड़ी बात कहें कि इंदिरा जी की बराबरी आसमान से पर थूकना। अरे ये कोई बातें कहने की है? अरे देश आज, पूरे विश्व आज महसूस कर रहा है कि भारत निश्चित तौर पर, आज हम युद्ध में नहीं थे, हमने हमारा संकल्प था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं आतंकवाद को मिट्टी में मिलाऊंगा। जो किया है, उन्होंने युद्ध की घोषणा कब की है भाई? उन्होंने सीधा कहा कि मेरे देश पर जो आतंकवाद की घटना होगी, उसको आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया कि नहीं? घर में जाकर के घुस करके उनके कैंप समाप्त कर दिए। अरे आप देखिए, उनका चाहे कराची में हो, लाहौर में एयरबेस को तबाह कर दिया, और इसके बाद भी ये देश के साथ खड़े न हो। ये बड़ा शर्मनाक बात है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके ये मौका क्यों गवा दिया रतूड़ी जी? विपक्ष ये पूछ रहा है, दिक्कत है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा दोबारा, ये मौका क्यों गवा दिया? राजनीतिक, अरे भाई बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं है। रतूड़ी जी, मैं ये कहना है, रतूड़ी जी एक सेकंड, विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये मौका क्यों गवा दिया? भाई ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा फिर। सुनील जी, मैं जरा विपक्ष से पूछूं कि 90,000 सैनिक आपके कब्जे में थे, आपने पीओके तब क्यों नहीं लिया? आप उस शर्त पे ले लेते ना कि हम 90,000 तब छोड़ेंगे, पीओके दे दो। आपके पास तो इतना रतूड़ी जी, तब तो आप तालियां बजा रहे थे हमारे साथ, आप तालियां बजा रहे थे उस समय, आप तालियां बजा रहे थे उस समय, आप तालियां बजा रहे थे। सुरेंद्र जी,
आप तालियां बजा रहे थे, हमारे प्रिय अनुजा हैं आप, मेरे प्रिय अनुजा, आप तो उस समय तालियां बजा रहे थे। अच्छा, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि तब आप ताली बजा रहे थे, लेकिन अब आप रतूड़ी जी उम्मीद मत करिएगा कि विपक्ष आपके लिए ताली बजाए। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं इनसे कि ये जब आप देने के लायक हो तब ना ये प्रश्न पे प्रश्न करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 90,000 सैनिकों के बदले पीओके मांगते ना, आप लाहौर तक 65 में पहुंच गए थे, आप पीछे क्यों हटे? किस दबाव में हटे? 71 में आप 2 टुकड़े बताओ ना, सिक्किम कैसे आ गया, गोवा कैसे आ गया, नेपाल अरुणाचल कैसे बन गया, बता दीजिए। आज भी बहुत सारे, अरे सुरेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, हल्के में अपने आप को भी मत रखो और मुझे भी मत रखो। अरे मेरे तो प्रिय अनुज हैं, मेरी तो शुभकामनाएं, मेरे तो शुभकामनाएं आपको, इतना मेरे पुराने साथी नहीं। रतूड़ी जी जल्दी से खत्म करिए अपनी बात, रतूड़ी जी। और बहुत अच्छे चैनल पर हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल प्रश्न का कहां से आया? अरे आप देश का सम्मान बढ़ा है, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पर भी, और पूरे विश्व ने माना है कि हिंदुस्तान एक ताकत के रूप में उभरा है। 5-5 जेट हमने मार गिराए, उन्होंने 500 जो वो भेजे ड्रोन, हमने वो मार गिराए। अरे इस पर वाई करो, अपने देश का सम्मान करो। आप कहाँ है ये थूकने की बात? और ये वो लोग कह रहे हैं जिनका अपना कोई स्तर नहीं है, ठीक है सर, वो कहें कि मैं थूकने की बात कर रहा हूँ। अपना स्तर तो बढ़ाओ पहले जी। अरुण शर्मा जी, ये तो तय था कि भाई जो भी डिसीजन होगा उस पर हाय तौबा तो मचनी है राजनीति को लेकर, सियासतदानों के बीच। अब आगे की स्थिति परिस्थिति जो भी रहे, लेकिन एक गुजारिश मेरी ओर से, निवेदन हाथ जोड़कर, कि ये न कहें कि आज भारत बैकफुट पर है। ये ना कहिए भैया, जो अभी यूकेडी की तरफ से बात आई कि हम बैकफुट पर आ गए। आप बैकफुट पर नहीं हो, आपकी इतनी ही क्लिप को पाकिस्तान सर पे लेके घूमेगा। ये देखो भारत के नेता मान रहे हैं बैकफुट पर आ गए, ऐसा ना करो। यही नहीं पता कि वहां के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट करी, अरुण शर्मा जी, विदेश मंत्री ने रिक्वेस्ट करी, इनको इतना पता नहीं है, इनको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है रतूड़ी जी, अरे अपने देश के सम्मान का सवाल है, प्रश्न सुनील जी, हमको ये जरूर पता है सर, आप भाजपा से लड़ेंगे, भाजपा सरकार से लड़ेंगे, लेकिन देश को आप ये न कहो कि देश बैकफुट पर आ गया, आज भारत बैकफुट पर आ गया, ये न कहें। बैकफुट पे तो माननीय मोदी जी ने कर दिया, जिस प्रकार से। ठीक है अरुण शर्मा जी, डिक्लेयर कर दिया। अरुण शर्मा जी जल्दी से प्रश्न पूछिए। अरुण शर्मा जी, अभी जो स्थिति परिस्थिति निर्मित हो रही है, क्या आपको लगता है कि भारत में जो प्रश्न दागे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, और जो सबके मन में कौंध रहे हैं कि भाई यही समय था, सही समय था, पीछे कदम क्यों ले लिए, तो क्या आपको लग रहा है कि जो एक बात और कही गई कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और युद्ध आतंक के विरुद्ध जारी है, आने वाले समय में क्या हम बड़े उस फलक की बात समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसके हमेशा भारत चौंकाने वाले परिणाम देता है, काम करता है? आपको लगता है ऐसा? देखिए सुनील भाई, मैंने बहुत पहले लेनिन की एक किताब पढ़ी थी, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे जी। जब आपका पलड़ा भारी हो तो 2 कदम आगे बढ़ जाओ, और जब आपको ये लगे कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो 1 कदम पीछे हो जाए जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रणनीति का हिस्सा है, जो भारत ने भी सीज फायर की हामी भरी है। ये कोई ना कोई रणनीति है। देखिए, क्योंकि सरकार में चलाने वाले और सरकार के पर्दे के पीछे साथ देने वाले ब्यूरोक्रेट्स बहुत, देखिए जो पूरा देश चलाता है उसको हम कोई हल्के में नहीं ले सकते। और मुझे ये लगता है कि इस परिस्थिति में राजनीति करना भी गलत होगा। ठीक है, ये हमारा देश है, हम एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन इस टाइम पर हमको देश का और खासकर सेना का मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए, क्योंकि सेना ने वो काम किया है जो निश्चित तौर पर हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए। तो जहां तक देखिए, जब एक लड़ाई में हम लोग आगे बढ़े, आतंकवादियों के कैंप भी नष्ट हुए, हिजबुल का हेडक्वार्टर नष्ट हुआ, जैश का हेडक्वार्टर नष्ट हुआ, बहुत बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम सामने आ गए कि ये मारे गए, पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया। हम सब ने टेलीविजन में देखा कि उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें वहां की फौज भी थी, पुलिस भी थी, सरकार भी थी, सारे लोग शामिल थे।
तो आप ये देख लीजिए कि वहां तो आतंकवादियों के पीछे सरकार भी खड़ी है, फौज भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, सब खड़े हैं, और हम अपने फौजियों के पीछे अगर खड़े नहीं हो सकते तो मुझे लगता है कि ये लानत की बात है जी। हमको अपनी फौज पर गर्व होना चाहिए, और खासकर इस परिस्थिति में हमको इस तरह की कोई बयान, जो आपने बात कही, इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए जो दूसरा देश ले उड़े जी, और उसकी वजह से हमारे देश को नीचा देखना पड़े। इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, ये रणनीति का हिस्सा है, ऐसा आप भी मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रणनीति का हिस्सा तो था प्रधानमंत्री जी का। जैसे पुलवामा हुआ और शूटिंग के तुरंत करने बैठ गए, ऐसी ये भी एक रणनीति थी जी कि भैया मैंने तो फौज को सौंप दिया, मेरी भला से जो मर्जी हो, मैं तो बिहार में रैली करने जा रहा। जब पूरा देश, पूरी सभी पार्टियां प्रधानमंत्री जी को कह रही हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं, और प्रधानमंत्री जी केरल में क्या भाषण दे रहे थे, उस भाषण पे मैं समझता हूं आप जैसे जागरूक पत्रकार को जरूर कमेंट करना चाहिए कि वो भाषण प्रधानमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप था या नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी उस ऐसे अवसर पर विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं, उस मंच से कर रहे हैं जो विकास का मंच है, और बिहार में रैली करने चले गए। सभी पार्टियों ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम खत्म कर दिए, पर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जरूरी है। उनकी सारी रणनीति वो निश्चित रूप से चुनाव को देखकर है। और अब तो लोगों को यह भी लगता है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन कर पहले डिक्लेयर कर दिया कि सीज फायर हो जाएगा, वो भी एक रणनीति थी जो अडानी जी का पेंच फंसा हुआ है वहां पर अमेरिका में। मैं रतूड़ी जी से इस बात को समझूंगा, लेकिन दीपक रावत जी आपकी एक टिप्पणी जल्दी से इसमें। भाई गुजारिश तो यही है कि कम से कम ये शब्द ना आए कि आज हम बैकफुट पर हैं। सुनील जी, जब जो भी लक्ष्य, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की हो, कारगिल युद्ध हो, कुछ जब भी सेना को कोई लक्ष्य दिया गया है, सेना ने हमेशा निराश नहीं किया है, उससे बढ़कर हमारे सर को ऊंचा किया, देश के सर को ऊंचा किया है। और यही काम अभी पुलिया जो पिछले एक हफ्ते से जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट दिया गया था, उसको लक्ष्य प्राप्ति करी है। मेरा विषय यह था कि जब भारतीय जनता पार्टी तमाम पूर्व में जितनी बार कांग्रेस की सरकारें रही हो, उन्होंने निर्णय लिए और अच्छी पोजीशन के बाद वो पीछे आए कि भाई हमने छोड़ दिया। रणनीति वो भी उनकी रणनीति रही होगी, जैसे अरुण जी आज कह रही है रणनीति है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि 2 दिन पहले, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कह रहे थे कि पीओके, मतलब पीओके तो अब आने वाला है, इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। ये विपक्ष के किसी नेता ने नहीं बोला सुनील जी। पर आज अगर हम समझौता कर रहे हैं, हमने समझौता स्वीकार कर लिया है, तो विषय प्रश्न उठेगा ना कि क्या कौन सी परिस्थितियां थी, कौन, आप मुझे बताइए सुनील जी, कौन से विपक्ष के नेता ने कहा कि आप वो रणनीति का हिस्सा है भाई, वो रणनीतिकार जाने, हमसे पूछोगे कि क्या परिस्थिति थी भाई, वो अडानी को बचाने की रणनीति थी। अब सुरेंद्र जी के पास लेटर आ गया है रतूड़ी जी, अडानी को बचाने की परिस्थिति थी और यहाँ शूटिंग करानी और चुनाव वाली परिस्थिति थी। 2 परिस्थिति बता दी सुरेंद्र अग्रवाल जी ने। सुनील जी, इसीलिए कांग्रेस को आम जनता ने घर बिठा दिया, क्योंकि उनके नेताओं की जब इस तरह की भावनाएं होती हैं, मेरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और मेरी सेनाओं ने आज देश का जो गौरव बढ़ाया है, देश का मस्तक ऊंचा किया है, वो इनको पच नहीं रहा और इसीलिए ये छटपटा रहे हैं। इनको अनर्गल बयान देने, एक उपाध्यक्ष कह रहा है कि आत्मा में थूको, एक दूसरा जा रहा केरल। अरे कब की बात है, पहलगाम के बाद की बात हो रही है, और आज हमने घर के अंदर जा करके घुस के मारा। ये कोई असाधारण कार्य नहीं था, ये बहुत कि हम जाके लाहौर और कराची में हम जा करके वहां उनके अड्डे, हवाई अड्डे समाप्त कर रहे हैं, हम उनके आतंकवादी अड्डे समाप्त कर रहे हैं। अरे आज देश के साथ खड़े हो जाओ। इसीलिए इन्हीं कारणों से देश ने आज आपको विपक्ष में, वो तो बड़ा सौभाग्य है कि आप नेता प्रतिपक्ष बन पाए, नहीं तो 10 साल तो वो भी मौका नहीं दिया था देश की जनता ने। कुल मिलाकर ये हालात परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत के राजनीतिक दलों को कम से कम अपनी बोली भाषा पे इतना संयम रखना चाहिए ताकि जो आपका दुश्मन देश है वो आपकी जय जयकार वहां ना करे। भाई आपको वहां वोट थोड़ी नहीं लेना है, चुनाव तो भारत में लड़ना है ना।
वो वहां पर आपकी जब जय जयकार करते हैं बाकायदा नाम लेकर, पार्टी का नाम लेकर, तो फिर ये लगता है कि भारत भी विभाजन की ओर है। ऐसी परिस्थिति पड़ोसी देश को, उस दुश्मन देश के सामने मत पेश करिए। एकता, अखंडता, संप्रभुता भारत की बनी रहे, यही उम्मीद करता हूं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, दीपक रावत जी, रतूड़ी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।